नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 12 अप्रैल 2019 से रिलेटेड है। जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे परीक्षा ऐप पर रोज सुबह 10 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे आपको डेली डोज आते हैं। आपको स्क्रीन पे समय और सब्जेक्ट दिख रहा है। तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए रोज इनको लगाएं और अपने आपको इम्प्रूव करें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। किस देश के अंतरिक्ष यान का चांद पर उतरने के महज कुछ ही क्षण में पृथ्वी से संपर्क टूट गया था? उसका सही आंसर है इजराइल। चांद पर उतरने के महज कुछ ही क्षण में इजराइल के अंतरिक्ष यान का पृथ्वी से संपर्क कट गया था और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसकी जानकारी दुनिया को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंतरिक्ष विभाग के महाप्रबंधक ओफो डेरोन ने बताया कि हमारा चंद्रमा पे जो यान गया है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने बेसिस पॉइंट रेपो रेट कम किया है? तो इसका सही आंसर है 0.25। रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट 6.25% से घटाकर 6% की है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि रेपो रेट बेसिस पॉइंट के पूछा कि कितने बेसिस पॉइंट कम किए, तो उसमें 0.25। लेकिन जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 6.25 से घटकर 6 हुआ है। अगर हम रेपो रेट के टर्म में बात करें तो रेपो रेट हमेशा बेसिस पॉइंट की बात की जाती है और 0.25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25%। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। बैंकों ने इस कटौती के सिर्फ 10वें हिस्से का फायदा ग्राहकों को पहुंचा है। जैसे ही रेपो रेट घटाई थी, बैंकों को इससे अच्छा फायदा हुआ और बैंकों ने इसका फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचा है, जिससे उनकी ईएमआई का बोझ उनसे कम हो सके। और उसका सिर्फ 10वां हिस्सा, अगर 1 रुपए का फायदा बैंक को हुआ है तो उन्होंने सिर्फ 1 या 10 पैसे का फायदा कस्टमर्स को पहुंचाया है। अगर हम आरबीआई की बात करें कि पिछले 3 महीनों में आरबीआई ने 0.50% मतलब आधा % रेपो रेट कम किया है, लेकिन बैंकों ने इतना फायदा कस्टमर्स को नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसे जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर इस संस्था की मतलब अगर इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति होंगी। इसके पहले अभी तक किसी भी महिला को कुलपति नहीं बनाया गया था। राष्ट्रपति को यह अधिकार है एज अ विजिटर कि वो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर को या जो बोलते हैं कुलपति को नियुक्त कर सकें। और अगर हम अब नजमा हेपतुल्लाह की बात करें, जो कि फिलहाल अभी मणिपुर की राज्यपाल हैं, पहले केंद्र मंत्री भी रही हैं, सांसद रही हैं राज्यसभा से, वो इस यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति हैं, जिसको हम वाइस चांसलर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल देने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है रूस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल है। जैसा हमारे भारत में भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसी प्रकार रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल है। ये नरेंद्र मोदी जी को 7वां ऐसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो उनको दिया गया, उनको सम्मानित किया गया है। अभी कुछ 1 हफ्ते पुरानी बात है, नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त अरब अमीरात ने उनका जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ज़ायद मेडल, उससे सम्मानित किया है। और ये नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या पहले व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान प्राप्त है। रूस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो उनको मिला हुआ है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार के बारे में, तो उन हस्तियों को दिया जाता है जो रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में योगदान करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और रूस के संबंध आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। रूस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत की हमेशा वकालत की है। और भारत हमने भी हमेशा रूस को अपना दोस्त माना और हमेशा उसको उतना सम्मान दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
अफ्रीका के किस देश ने खुद के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है? तो इसका सही आंसर है सूडान। अफ्रीका का एक देश है सूडान, जिसके राष्ट्रपति उमर अल बशीर का 30 साल का कार्यकाल 11 अप्रैल को समाप्त हो गया। उमर अल बशीर जो उधर के राष्ट्रपति हैं, उन पे कई नरसंहार और कई आरोप लगे हुए हैं मानवाधिकार उल्लंघनों के, और उस दिन के चलते उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी किया है। सूडान के रक्षा मंत्री ने अपनी सरकारी टीवी पर संदेश दिया था कि ये अगले 3 महीने तक देश में आपातकाल लागू रहेगा, और उसके साथ साथ ही 2 साल बाद राष्ट्रपति के फिर से चुनाव कराए जाएंगे। सूडान आधिकारिक तौर पर एक सूडान गणराज्य है, जो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है, और उसके अगर हम साथ बात करें तो दुनिया का ये क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी खार्तूम है। अगर हम सूडान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करें तो इधर पेट्रोल और पेट्रोलियम और कच्चे तेल के बहुत भरपूर भंडार हैं, उसके कारण ही सूडान की अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नमामि गंगे कार्यक्रम को किस स्थान पर आयोजित किए गए विश्व जल शिखर सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है लंदन। लंदन में ग्लोबल वाटर समिट में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया है। ये जो ग्लोबल वाटर अवार्ड्स है, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल फोरम में जो जल उद्योग में उत्कृष्टता को पहचान देता है। यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो पानी का मैनेजमेंट, जो अच्छे से पानी का मैनेजमेंट कर सके, या फिर जो खारा पानी है, खारे पानी से शुद्ध साफ मीठा पानी बनाकर लोगों को पहुंचाए और लोगों के जीवन में जो एक बदलाव लाता है उसके लिए किया जाता है। जिसमें नमामि गंगे मिशन जो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी है, जिनने 2014 में सरकार बनाने के बाद ये चालू किया था, और उन्होंने उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री भी बनाई थी। अगर हम गंगा की बात करें, गंगा नदी की, तो इसकी जो मुख्य धारा है उसके आसपास करीबन 97 छोटे बड़े शहर हैं, और उसके आसपास करीब 4500 गांव बसते हैं, जो कि इस प्रदूषण का मुख्य कारण है। उसके साथ साथ जो कि कई इंडस्ट्रीज हैं जो अपना वेस्ट है पानी का उस गंगा नदी में बहा देती है। उस प्रदूषण को रोकने के लिए इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जिससे कि जो वेस्ट है जो गंगा नदी में अभी डाला जाता था वो नहीं डालेंगे, और उसके साथ साथ अगर पानी खराब है तो उसकी सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो उनकी स्थापना की जाएगी, या फिर नए लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ अगर पुराने हैं वो खराब हो गए, उनके रिपेयरिंग और उसके रखरखाव के लिए भी उसकी व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 अप्रैल। जैसा कि हम जानते हैं, यह दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि सोवियत संघ ऐसा पहला देश थे जिसने अपने नागरिक यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें वो 12 अप्रैल 1961 को भेजा था। उसी उपलक्ष्य पे अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस उड़ान दिवस मनाया जाता है। वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान जो कि सोवियत संघ का था, जिसमें यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष यान पे भेजा था। अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपने अगला प्रश्न। किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के साथ सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है के शिवा रेड्डी। जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था 1991, जिसमें उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्होंने जो कि के शिवा रेड्डी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक मोहना ओ मोहना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। उसके साथ उन्होंने कई ऐसे पुरस्कार जीते हैं लिटरेचर जगत में।
सरस्वती सम्मान पुरस्कार भारत के संविधान की अनुसूची 8वीं, जो कि 8th शेड्यूल है भारतीय संविधान का, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। उन्हीं भाषाओं पर आधारित कोई भी अगर साहित्यिक काम किया गया है तो उस पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम के शिवा रेड्डी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1943 में तेनाली आंध्र प्रदेश के पास करमुरीवारी पालम में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस अधिकारी को रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर है गर्गी कोल। गर्गी कोल को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा IAS के 1984 कैडर की अधिकारी हैं, बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने ऐसे कई महत्वपूर्ण पदों पे काम किया, उन्होंने कई जिम्मेदारियों को संभाला है। जैसे कि अभी नौकरशाही की फेरबदल हो गए तो उसके रूप में उनको नए रक्षा वित्त के नए सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। वह 6 मई 2015 से एयर इंडिया लिमिटेड की निर्देशक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने कॉल ने 27 दिसंबर 2017 से 19 तक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के सरकारी नामांकित जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर थे उनके रूप में भी काम किया था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नामांकित निर्देशक के रूप में भी उन्होंने कार्यरत थी। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हांगकांग का स्टॉक मार्केट हैंग सेंग दुनिया का कौन सा सबसे मूल्यवान स्टॉक मार्केट बन गया है? तो उसका सही आंसर है तीसरा। हांगकांग का स्टॉक मार्केट जापान के स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे मूल्यवान बन गया है, जो कि तीसरा है। अगर हम पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50। तो वैसे ही हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो हैंग सेंग है, वो इस साल उसने 17% की बढ़ोतरी की। और उसके साथ अगर हम बात करें जापानी जो स्टॉक एक्सचेंज उसका इंडेक्स है टॉपिक्स, उसने 8.3% की बढ़ोतरी की। इस अंतर के कारण ही हांगकांग ने जापानी स्टॉक एक्सचेंज को पछाड़ते हुए अच्छी रैंक हासिल की। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप भी हमारे करंट अफेयर्स को देखते रहिए और हमारे डेली डोज जो हमारे ऐप पर आते हैं, जो जिनका टाइमिंग हमने स्क्रीन पे बताया हुआ था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं स्क्रीन पर, उनको आप लगाना ना भूलें। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे डेली डोज जो दिन में आते हैं, समय भी दिया हुआ है, आप इनको लगाएं। और आप हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल MP परीक्षा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और जिन्होंने भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके हमारा ऐप परीक्षा डाउनलोड करें। थैंक यू दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।